हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ने वाले हैं। मौलिक अधिकार जो भारतीय नागरिक हैं, ठीक है, या फिर जो विदेशी हैं आने वाले, उनको भी कुछ हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो भारतीय नागरिक को उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में क्या क्या उनका मौलिक अधिकार दिया हुआ है, ताकि वो अपने एक्सरसाइज कर पाए। और जो स्टूडेंट प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या हमारे पास है। सबसे पहले देखिए ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को अगर देखें तो ये आर्टिकल्स 12 से 35 और पार्ट 3 में है, ठीक है। पार्ट 3 भाग 3 में, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, भाग 3, और ये 12 से 35 के बीच आर्टिकल्स एलाइज करता है। ये हमारा दिया हुआ है मौलिक अधिकार। इसके बाद हम इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ठीक है, मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसमें एक विशेषता है कि ये क्या है, जस्टिफिएबल, ठीक है। यह है न्यायोचित। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इसका वायलेशंस करता है तो इसकी अगेंस्ट हम हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। इसका ये विशेषता है। अगर इसके विपरीत हम जाएं तो हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट हम नहीं जा सकते हैं। तो ये खासियत हमारा मौलिक अधिकार में। तो आइए हम देखते हैं कि मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं। मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं। पहला देखिए, समता का अधिकार, ठीक है, समता का अधिकार। यह है आर्टिकल्स हमारे पास कितना, 14 से लेकर 18 के बीच, ठीक है। ये समता का अधिकार में 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल्स हैं। दूसरा देखेंगे तो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 19 से लेके 22 तक। तीसरा देखिए, शोषण के विरुद्ध, ठीक है, का अधिकार है। तो ये क्या है, ये आर्टिकल्स 23 से 24। चौथा देखेंगे क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये आ जाता है 25 से लेके, सॉरी यहाँ पे 25 से लेके 28 तक। 5 देखेंगे तो 5 क्या है, ये है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। यह है 29 और 30। एक और है, देखिए, यह है संपत्ति, ठीक है, संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 31 में है। और 7 में देखिएगा तो यहाँ पे है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये मूल रूप से है टोटल 7 को। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है आर्टिकल्स 31 में, उसको रिवील कर दिया है, क्या कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है, ठीक है। और हटा के इसको कहाँ जोड़ा गया है, इसको जोड़ा गया है
भाग 12 का आर्टिकल्स 300A में, ठीक है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया। तो इसको हम हटा देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल 6 अधिकार बच जाएंगे, 6 अधिकार बच जाएंगे। तो अब ये हमारे पास कितने हो गए, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा, ये 32 है, यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं, हम लोग एक एक करके देखते हैं। समता का अधिकार क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है, शोषण का विरुद्ध अधिकार क्या होता है, धर्म की स्वतंत्रता क्या होती है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, और संवैधानिक उपचारों में हमारे पास रिट्स जारी करने का अधिकार है। रिट्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है, रिट्स जारी करने का, ठीक है, रिट्स जारी करने का, ताकि आपको क्या कर सकते हैं, ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये एक तरह से गार्डियन है, जितने भी मौलिक अधिकार है उसका क्या है, गार्डियंस है। अगर कोई इसका वायलेशंस करता है तो आप जाने कि यही जो है अधिकार वो हमको सुरक्षित करता है, वो क्या क्या बचाता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे, और एक की कितने प्रकार का रिट्स होते हैं, वो रिट्स हमारे कैसे काम करते हैं, तो हमको इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग अब देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग समता का अधिकार। समता का अधिकार ये है 14 से 18, आर्टिकल्स 14, ठीक है। 14 को देखते हैं। समता का अधिकार का मतलब क्या होता है? समता का मतलब होता है कि विधि के समक्ष, ठीक है, विधि के समक्ष या फिर न्याय, ठीक है, जस्टिस, उसके समक्ष सब इक्वल है, बराबर है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसको लॉ के समक्ष मतलब विधि के समक्ष हम सब इक्वल हैं, ठीक है, किसी के साथ न्याय और अन्याय नहीं किया जा सकता। अगर किसी तरह अन्याय होता है तो ये आर्टिकल्स 14, ठीक है, विधि के समक्ष उसके अगेंस्ट कार्रवाई किया जा सकता है, ठीक है। पहला, विधि के समक्ष समान अधिकार, ठीक है, विधि के समक्ष समान अधिकार, इसका मतलब यह हुआ। आर्टिकल्स 15 की बात करें, ठीक है, आर्टिकल्स 15 के बाद कहता है कि लिंग, धर्म, स्थान के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिंग, जाति, स्थान, ठीक है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, भाव नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो आर्टिकल्स 15 के अगेंस्ट कोई न्यायालय में जा सकता है। मैंने पहले ही बताया ये जस्टिसेबल है, ये नियोजित है, मतलब इसके अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय के सहारा ले सकते हैं, ठीक। तो आर्टिकल्स 15 कहता है कि लिंग, जाति, स्थान, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन, ठीक है, लोक नियोजन में समान अवसर, या फिर कह सकते हैं हम लोग अवसर की समानता, समान अवसर कहिए ना, समान अवसर। इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार अगर अपॉर्चुनिटी जॉब में प्रोवाइड करती है तो उसमें सभी को बराबर का अधिकार होगा, ठीक है, लोक नियोजन में या फिर जॉब में,
ठीक है। तो आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स 15 और 16 के तहत ही हमको क्या हुआ है, जो EWS का जो 10% का रिजर्वेशन मिला है, इसी दोनों आर्टिकल्स को क्या अमेंड किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोक नियोजन में क्या है, समता का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल्स 17। देखिए पहले क्या होता है, पहले छुआछूत की बहुत समाज में ये थी, जैसे BR अम्बेडकर ने की कहानी आप लोग को सबको पता होगा कि किस तरह को उन्होंने छुआछूत की अनटचेबिलिटी का सामना किया था। तो उसके हटाने के लिए आर्टिकल 17 या उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए हमको आर्टिकल 17 की सहारा लिया गया है। इसको कह सकते हैं कि अस्पृश्यता स्पृश्यता, ठीक है, या फिर अनटचेबिलिटी, ठीक है, छुआछूत का अंत या उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 17 में मेंशन है। आर्टिकल्स 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत, ठीक है। पहले आपने सुना ही होगा, राजा का उपाधि होता था, महाराज, महाधिराज, ठीक है, इस तरह का उपाधि होता था, उसको हटा दिया गया। लेकिन अभी भी दो इम्पोर्टेंट उपाधि एग्जिस्ट करता है। जैसे कोई मिलिट्री में है, मिलिट्री का उपाधि है, तो उनको अभी एग्जिस्ट करता है। कोई एकेडमिक में है, ठीक है, तो ये दो संस्था में अभी भी क्या है, उपाधियों अंत नहीं किया गया, इसमें उपाधि को वैलिड माना गया है। तो आप उपाधियों का अंत कहाँ पे है, 18 में। अब चलिए, हमारे पास समता का अधिकार खत्म हो गया है। अब हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है अब दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। ये आर्टिकल्स 19 से लेके 22 तक है। 19 को देखते हैं, आर्टिकल्स 19 में आपको पता ही होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर से आर्टिकल्स आते हैं न्यूज़ में, सभी को पता ही होगा कि मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबा दिया गया, हमको बोलने का अधिकार नहीं दे रहा है। तो ये जो अधिकार है ना, आर्टिकल्स 19 में दिया जाता है। तो आर्टिकल्स 19 में 6 अधिकार हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोलने का अधिकार, या अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अब जो जैसे भी समझ सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको याद रहेगा, का अधिकार। अगर बोल लिए तो सभा भी कर लेते हैं, सभा का अधिकार, सभा कर सकते हैं, ठीक है, संघ बना सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, संघ बनाने के बाद कहीं आ जा सकते हैं, देश के किसी कोने में बसने का अधिकार, में बसने की अधिकार, ठीक है, बसने के अधिकार। इसके बाद व्यापार करने की अधिकार, ठीक है। इस तरह टोटल 6 है, यहाँ पे देख लीजिएगा, अधिकार, ठीक है। तो इस तरह का है, बोलने का अधिकार हो गया, सभा करने का अधिकार, संघ बनाने की, देश में किसी कोने में आने जाने की, ठीक है, इसका व्यापार करने की, इस तरह का ही है। टोटल 6 है, एक मिस हो रहा है तो आप देख लीजिएगा। अब हम लेते हैं आर्टिकल्स 20। आप नोट डाउन करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स। अब 20 की बात करें, आर्टिकल्स 20
आर्टिकल्स 20 और आर्टिकल्स 21 दो इम्पोर्टेंट एक खासियत है, उसको हम अभी तुरंत बताते हैं। आर्टिकल्स 20 का क्या मतलब होता है? आर्टिकल्स 20 का मतलब होता है कि दोष सिद्धि में संरक्षण, दोष सिद्धि में संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन और प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शंस, इसी तरह इंग्लिश में है कुछ। तो अब दोष सिद्धि के संरक्षण, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर कोई किसी को आप अरेस्ट करते हैं तो उसके पास 2-3 अधिकार हैं। जैसे पहला, उसके पास ये अधिकार है कि उसके पास उसके किसी भी क्राइम के लिए या फिर किसी भी कार्य के लिए 2 बार उसको क्या कर सकते हैं, सजा नहीं दे सकते हैं। एक अपराध के लिए, अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दे सकते, ठीक है। एक अपराध के लिए उसका 2 बार सजा नहीं दे सकते हैं। दूसरी क्या है कि अगर वो क्राइम करता है, ठीक है, या फिर उसके पास उसको कन्विक्ट किया जाता है, ठीक है, उसको दोष उस पर मढ़ा जाता है, तो उसको खुद साक्ष्य या एविडेंस खुद वो गवाही के लिए नहीं दे सकता। वो खुद गवाही नहीं, मतलब एविडेंस वो खुद ही नहीं, साक्ष्य नहीं होगा। ये नहीं कि खुद जाकर वो गवाही दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो खुद गवाही नहीं दे सकता। खुद गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जिसमें उस पर एलिगेशन लगाया गया हो, ठीक है, जिसमें उस पर एलिगेशन लगाया गया हो उसमें कोई कानून हो, ठीक है, उसमें कानून हो, वही कानून का पालन होगा। इससे नहीं कि पूर्व में कुछ और कानून है, बाद में कुछ और बना दिए, तो ऐसा नहीं है कि उस नियम को या फिर कानून को चेंज किया जाता। तो पूर्व की कानून या नियम लागू नहीं होगा, ठीक है। तो ये है, ये 3 इंपॉर्टेंट है दोष सिद्धि के संरक्षण, आर्टिकल्स 20। अब देखते हैं आर्टिकल 21। आर्टिकल्स 21, आर्टिकल्स 21 में क्या कहा गया है? प्राण एवं दहित, प्राण एवं दहित, ठीक है। प्राण एवं दहित, देखिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसमें एक डिसेंट लाइफ या रिस्पेक्टेड लाइफ जीने का हर कोई कहा गया है, ठीक है। इसको एक डिसेंट, एक सभ्य लाइफ जीने का हर आदमी को अधिकार है, इसलिए प्राण एवं दहित की सुरक्षा देता है आर्टिकल्स 21। एक और इम्पोर्टेंट आपको यहाँ बता दूं कि 20 और 21 को इमरजेंसी आपातकाल में, आपातकाल के समय इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स को आप ध्यान रखिएगा कि 2021 में क्या कर सकते हैं, ये आपातकाल के समय सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल्स 22 देखते हैं। 22, आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण, गिरफ्तारी
एवं निरोध में संरक्षण। ठीक है, तो आपको आर्टिकल्स 21 ये राइट्स देती है। तो इस तरह हमने स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर लिए। स्वतंत्रता का अधिकार के बाद आप देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल्स 23 और 24 में मेंशन है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बेगारी नहीं करा सकते। आर्टिकल्स 23 क्या कहती है? आर्टिकल्स 23 कहती है, 23 कहती है कि हम बेगारी नहीं करा सकते। बेगारी, जबरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते हैं। ये वर्ड समझ लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। इसको अगर हम पॉलिटिक्स या पॉलिटिक लैंग्वेज में समझे तो क्या कहा गया है? बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है, इसको हम जबरदस्ती या बेगारी कोई कार्य नहीं करा सकते। आर्टिकल्स 23 में मेंशन है। आर्टिकल 24 में देखिए क्या बोलता है। आर्टिकल्स 24 बोलती है कि कारखानों में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध। कारखानों में बच्चों का नियोजन प्रतिषेध। इसका मतलब होता है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखानों में या इस तरह के फैक्ट्रियों में काम नहीं करा सकते। फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते, ये आपको राइट देता है। अगर कोई 14 वर्ष से कम वर्ष की उम्र के बच्चों को कारखाना फैक्ट्रियों में काम कराता है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आर्टिकल्स 24 वो वायलेट करता है। तो हम देख लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। यहाँ हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल्स कितना मेंशन है इसमें? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम लोग 24 तक तो कंप्लीट कर लिए, 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। ठीक है, 25 से लेकर हम 28 तक। तो 25 देख लेते हैं। आर्टिकल्स 25। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए आपको हमारे यहाँ कितने प्रकार का धर्म है। ठीक है, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, बौद्धिज्म है, जैनिज्म है। तो हमारा डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स में बहुत डाइवर्सिटी है। सभी को बराबर धर्म पालन करने का अधिकार है। धर्म के आधार पर भी किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। मैंने आपको आर्टिकल्स कितने में बताए थे? 15 में बताए थे। तो हमारे यहाँ इतनी डाइवर्सिटी है, धर्म के प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल्स 25 ये उसको अलाउ करती है। धर्म का प्रचार प्रसार ये कर सकता है। आर्टिकल्स 25 बताता है तो धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है और वो अपने अनुसार आचरण कर सकता है, रन कर सकता है। ठीक है, इसको कोई उसको मना नहीं कर सकता है। आर्टिकल्स 25 इसको अलाउ करती है, ये राइट्स देता है। आर्टिकल्स 26 की बात करें। ठीक है, तो आर्टिकल्स 26 क्या बोलती है? आर्टिकल 26 बोलती है कि धर्म और कार्यों की प्रबंधन। धर्म
कार्यों की प्रबंधन का अधिकार किसमें है? आर्टिकल्स 26 में धर्म कार्यों की प्रबंधन का अधिकार 26 में है। आर्टिकल्स 27, ठीक है, आर्टिकल्स 27 इसकी बात करें तो क्या बोलता है यहाँ पर? टैक्सेशन, ठीक है, टैक्सेशन या फिर कर। अगर कोई धार्मिक संस्था को अगर कोई फंडिंग आ रही है, ठीक है, धार्मिक संस्था को, धार्मिक संस्थानों को, ठीक है, कोई फंडिंग आ रही है ताकि वो अपना फैला सके प्रचार प्रसार के लिए, तो उसके अगेंस्ट कर टैक्सेशन गवर्नमेंट नहीं लगा सकता है। क्या कर सकता है? गवर्नमेंट जो है कर उस पर नहीं लगा सकती है। तो ये बात 27 में लिखी हुई है। अब हम लेते हैं आर्टिकल्स 28। 28 क्या बोलता है? आर्टिकल्स 28 बोलता है धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक की उपासना की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता। देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि अगर कोई किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है और कोई किसी और रिलीजन से बिलोंग करता है, तो इस आर्टिकल्स 28 के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि चलो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई हिंदुइज्म से बिलोंग करता है और कोई इस्लाम से बिलोंग करता है, तो हिंदुइज्म का जो टेक्स्ट है, उसका स्क्रिप्चर्स है, उसके जो धार्मिक ग्रंथ है, उसको पढ़ने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा एवं धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता देती है कि आपको जो इच्छा है उसको पालन करो, किसी को पालन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई किसी को स्क्रिप्चर या कोई शिक्षण संस्थान में हम उसको पढ़ा नहीं सकते कि किसी और रिलीजन्स के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि किसी रिलीजन्स को तुमको पढ़ना है। तो आर्टिकल्स 28 धार्मिक शिक्षा धार्मिक उपासना की स्वतंत्रता इसमें आपको देखने को मिलता है 28 में। अब हम लोग बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा का संबंधी। ठीक है, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है 29 और 30, ठीक है। ठीक है, तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स हम लोग 29 को देखते हैं। 29 क्या कहती है? आर्टिकल्स 29 कहती है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, ठीक है, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, ठीक है, भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा। ये कहाँ देता है? आर्टिकल्स 29 में। आर्टिकल्स 30 की बात करें अब। आर्टिकल्स 30 क्या बोलती है? अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, ठीक है, अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन, ठीक है, प्रशासन, ठीक है। इसके अधिकार कहाँ पे देती है? आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में सरकार अनुदान देने में भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। कोई अगर माइनॉरिटी संस्थान है, ठीक है,
तो सरकार उसमें ऐसा नहीं कि कोई दूसरा रिलीजन बहुत प्रिय है उसका अनुदान या फिर उसका जो अनुदान होता है फंडिंग अनुदान, ठीक है, उसको देने में सरकार भेदभाव नहीं कर सकता। इसका अधिकार किसमें दिया गया? आर्टिकल्स 30 में। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अल्पसंख्यकों के लिए भी कितनी राइट्स है, ठीक है, माइनॉरिटी के लिए भी कितनी राइट्स है। तो यहाँ पे हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो सबका गार्डियन है वो है आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक आर्टिकल्स आपको छूट गया है, पहले देख लीजिए। आर्टिकल्स 21 का ए, ठीक है, इसमें क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो आर्टिकल्स 21 का ये, इसको देख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स क्या है। वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार B.R. अम्बेडकर जो कि संविधान निर्माता है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो अधिकार है वो संविधान का आत्मा, ठीक है, और हट है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये सोल और हट है, ठीक है, आत्मा है और दिल है। किसके बारे में क्या है? आर्टिकल्स 32 के बारे में उन्होंने कहा था। किसने कहा था? B.R. अम्बेडकर जो संविधान निर्माता है, उन्होंने ये बात कही थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपका सवाल इससे डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने जैसे बताया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार में हमने कहा कि ये गार्डियन है। जितने भी आर्टिकल्स जो गार्डियन है, इसके अगेंस्ट हम जितने भी आर्टिकल्स को संरक्षण प्रदान कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा है कि इसके अगेंस्ट रिट जारी किया जा सकता है। क्या? रिट जारी किया जा सकता है। अब देखते हैं रिट्स के बारे में। रिट, ठीक है, रिट जारी किया जा सकता है। रिट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है और हाई कोर्ट को है, इसके अलावा किसी को नहीं। आर्टिकल्स 32 ये अधिकार प्रदान करती है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल्स 2 to 6 ये अधिकार प्रदान करती है किसको? हाई कोर्ट। अगर आपका अधिकारों को वायलेशन होती है, फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन होती है, तो आर्टिकल्स 32 के अगेंस्ट आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जा सकते हैं 2 to 6 आर्टिकल्स के तहत, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिट्स देखते हैं। ठीक है, रिट्स का प्रकार, टाइप ऑफ रिट्स। जो सबसे पहला आता है, ठीक है, वो आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार। देखो इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, इसको आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे।
सपोज एग्जाम्पल के तौर पर ये गवर्नमेंट है, ठीक है, ये कोई आदमी है और ये हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। गवर्नमेंट अगर इस इंसान को क्या कर लेता है, डिटेन कर लेता है, बंदी बना लेता है, ठीक है, डिटेन करता है, तो आर्टिकल्स एरिस रिट्स, ठीक है, हैबियस कॉर्पस के तहत वो इंसान पूछ सकता है, ये गवर्नमेंट को यहाँ पे हमको प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना होगा और ये बताना पड़ेगा कि इस इंसान को आपने क्यों डिटेन किया। तो इसके विस्तृत हमको ये अधिकार कौन प्रदान करता है, ये पूछने का कि ये प्रेजेंट हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल्स 32 और आर्टिकल्स 226 के तहत ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसको, इस अधिकार को क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस। आई होप समझ गए होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, दूसरा क्या है, परमादेश, इंग्लिश में बोलते हैं मैंडमस, मैंडमस, ठीक है। परमादेश क्या होता है, परमादेश क्या होता है कि यहाँ पे बोला जाता है सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करना। कोई सरकारी पदाधिकारी अगर बैठा हुआ है अपना पोस्ट पे और अपने कर्तव्यों को पालन नहीं करता है, तो इस रिट्स के तहत पूछा जा सकता है कि आप अपने कर्तव्यों को पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये अधिकार कौन देता है, ये इस रिट्स के तहत, मैंडम के तहत कह सकते हैं कि सार्वजनिक कर्तव्यों को पालन करें आप। ये हो गया पहला, हम लोग क्या यहाँ पे लिखा था, पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। दूसरा हो गया परमादेश। तीसरा क्या होता है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोविजन, ठीक है, प्रतिषेध लेख। अब प्रतिषेध लेख में क्या है, प्रतिषेध लेख में कहता है सपोज कोई सार्वजनिक या पब्लिक ऑफिसर है, वो नहीं सॉरी, ये सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जारी करती है अपनी अधीनस्थ न्यायालय को, फिर लोअर कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय को ये जारी करती है, लोअर कोर्ट को, और उससे पूछती है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र पे काम करें, अधिकार क्षेत्र में काम करें, ठीक है। तो ये क्या है, प्रतिषेध लेख, प्रोविजंस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, 3 यहां से कंप्लीट हो गया। अब चौथा यहां देख लीजिए, चौथा क्या है, तो चौथा है उत्प्रेषण, CIRTIORARI, सर्सियोरी, ठीक है, सर्सियोरी, उत्प्रेषण, ठीक है,
सेम फिर यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। अपने लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय को या फिर ट्रिब्यूनल को यह जारी करके पूछता है कि लंबित मामले, पेंडिंग मामले या फिर लंबित मामले ले को क्लियर करना, ताकि आपका वहाँ का जो तंत्र है, सिस्टम है, वो अच्छे से चल सके, ठीक है। ये कहता है सर्सरी और उत्प्रेषण, लंबित मामले को फॉरवर्ड करने के लिए आपको कहती है पेंडिंग मामले को क्लियर करने के लिए। कौन कहता है? उत्प्रेषण। और एक इंपॉर्टेंट है 5, ठीक है, ये है अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्वा वारंटो, ठीक है, क्वा वारंटो, ठीक है। अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक पोस्ट ऑफिसर है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट में सर्विस कर रहा है, लेकिन वो अपने पोस्ट से, ठीक है, अभी अपने पोस्ट से किसी और अधिकार क्षेत्र में वो काम कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? क्या करता है ये? हाँ, वैसे अधिकार क्षेत्र में काम कर रहा है जो उस वैधिक रूप से वो वैलिडेट नहीं, उस पोस्ट के लिए वैलिडेट नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सपोज ये सर्कल ऑफिसर है, ठीक है, ये उसका काम करने का अपना अधिकार क्षेत्र है, सर्कल ऑफिसर या सीओ जिसको कहते हैं, उसका काम करने का अपना अधिकार क्षेत्र है। लेकिन वो एसडीओ का काम करने लगे, अनुमंडल पदाधिकारी का काम करने लगे, तो ये काम करने से रोकता है कौन? वारंट हो, ये जारी करके पूछता है कि आप इस अधिकार के तहत आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हैं। वो जो वैलिडेट ऑफिसर है, जो अपने पोस्ट पे है, वो किसी और अधिकार क्षेत्र से या फिर काम करने लगता है। जैसे एक सीओ ऑफिसर है और वो आपको एसडीओ का वर्क करने लगा, आई होप आप समझ रहे होंगे, वो एसडीओ का काम करने लगा, तो ये इससे करने से रोकता है। कौन करता है? ये आपको वारंट हो, ये आपको उसको मना करता है, ठीक है। उसको एक लाइन हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिससे के रूप में कार्य करने का उसे वैधिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार के कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात से संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। मैंने बोला तो सीओ पोस्ट पर वर्क कर रहा है, वो एसडीओ का वर्क करने लगा, तो उससे पूछेगा कोर्ट कि भाई किस अधिकार क्षेत्र में काम करने लगे तुम, तो जब तक संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है वो इस एसडीओ वर्क के लिए सीओ नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स का आपका संक्षिप्त विवरण है। फिर हम एक एक आर्टिकल्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट सफिशिएंट है एग्जाम पर्पस के लिए, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।